नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मम्मी जी, आप रसोई में कढ़ाई में क्या ढूंढ रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है, आपको यहाँ रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चाहिए होगा आपको आपके कमरे तक रूपा पहुँचा देगी। बहू गीतिका ने पीछे से सास देवकी जी को रसोई में देख कर पूछा। बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी, मगर कढ़ाई में तो पोहे एकदम जरा से बचे हैं। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना बाकी है, देवकी जी ने कहा। गीतिका अपनी भाई रूपा से बोली, रूपा, यह पोहे तुम्हारे लिए हैं, तुम खा लेना। और मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज महीने की पहली तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता खाना सब देंगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेंगी। मेरा आप लोगों को रखने का समय ख़त्म हो चुका है। देवकी जी बोली, गीतिका बहू, बड़ी बहू कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, तो वह थोड़े दिन अभी हमें नहीं रख पाएगी। खुद बड़ा बेटा विमल जैसे तैसे घर का और ऑफिस का काम मैनेज कर रहा। गीतिका तमतमा कर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके दोनों बेटों और बहुओं ने मिलकर यह कायदा बनाया था कि एक एक महीना आप दोनों को हम लोग अपने साथ रखेंगे। और रीमा भाभी कल तो भरी चंगी मार्केट में घूम रही थी और आज आप लोगों को रखने के नाम पर बीमार पड़कर बैठ गई। मैं भी खूब अच्छे से जानती हूँ कि वे नाटक कर रही ताकि उनको आप लोगों को खाना न देना पड़े। देवकी जी बोली, बहू, अब उसने तो हमें थोड़े दिन अपने यहाँ आने से मना कर दिया है, इसलिए तू ही चाय नाश्ता और खाना दे दे। गीतिका फिर से आग बबूला होकर बोली, मम्मी जी, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी कभी आपको खाना नहीं देती, तो मैं आप लोगों को क्यों दूँ? मैं तो इतना जानती हूँ, कल आप लोगों को रखने की मेरे महीने की आखिरी तारीख ख़त्म हो गई और आज से उनकी बारी है। आगे अब आप लोग अपना देख लीजिए। देवकी जी गीतिका से विनती करते हुए बोली, गीतिका बहू, ये तू भी रीमा की तरफ मना कर देगी तो हम बुढ़ों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? अब तेरे सहारे हैं तो तू ही उतने दिन खाना खिला दे जितने दिन रीमा बहू हमें वापस नहीं बुला लेती। जैसे ही वह हमें बुलाएगी हम चले जाएंगे और मैं उससे कहूँगी कि अगले महीने वह हमें तेरे भाग के दिन और खिला दे। यह सुनते ही वापस गीतिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया और वह बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है ना, पिछली बार वह आपने मायके चली गई थी, तब भी 15 दिन मैंने आपको रखा था, मगर जैसे ही महीना ख़त्म हुआ उन्होंने आप लोगों को तुरंत वापस भेज दिया। क्यों? उनकी बारी केवल 15 दिन है। जो मैंने आपको 15 दिन रखा उसका क्या? उन्होंने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर इस बार मैंने भी ठान रखी है कि मैं भी पिछली बार की तरह बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। बड़ी भाभी आपको रखने की जब भी बारी आती वे कहीं ना कहीं घूमने चली जाती या फिर बीमार हो जाती, ताकि आप दोनों का बोझ वापस उन पर ना आ जाए और वे अपना पल्ला झाड़कर। मगर मैं भी इस बार उनके प्रपंच में फंसने वाली नहीं हूँ, कह देती हूँ। देवकी जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वे लाचार होकर अपने कमरे में आ गई। इतना लाचार उन्होंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया जितना वे आज महसूस कर रही थी। देवकी जी अपने कमरे में आई तो पति महेश जी बोली, क्या हुआ देवकी, अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाई का समय हो गया और आजकल तो भूख भी बर्दाश्त नहीं होती। समय पर चाय नाश्ता न मिले तो बाद में भूख मर जाती और फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मैं तो कब से राह देख रहा हूँ तुम्हारी। फिर देवकी जी पति महेश जी को सारी बात बताई तो वे बोली, देवकी, मुझे उन दिनों की याद आ गई जब हमारे घर में दोनों बेटों का जन्म हुआ। सब लोग बोल रहे थे कि बहुत किस्मत वाले हो तुम लोग, आगे की ज़िंदगी तो राजाओं जैसी होगी। तेरे तो दो दो बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी है? और अब देखो तो जरा, दो बेटे बहुओं होने के बावजूद भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने हम लोगों को बिना पूछे हमारे खाने पीने का बंटवारा तक कर दिया। एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि हम लोग क्या चाहते हैं। बूढ़े हो गए हैं तो क्या मतलब हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई? हमसे बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने अपने हिसाब से कर ली। अरे ऐसे नालायक बेटे बहू घर में हो तो किसी दुश्मन की क्या ज़रूरत? महेश जी और देवकी जी ने बहुत मेहनत करके दोनों बेटों को पाला पोसा था। अपनी जवानी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे और भी बहुत सारे खर्चों में बिता दी थी। महेश जी की अपनी खुद की एक दुकान थी जहाँ वे बहुत मेहनत करते थे। उनके खुद के माता पिता और अपने बच्चों की देख रेख करने में उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा उम्र बिता दी थी। महेश जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा मकान बनाया था। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने में, खिलाने में कभी कोई कमी नहीं की थी। सबसे पहले बड़े बेटे विमल की शादी हुई, जिसकी पत्नी रीमा घर की बड़ी बहू बनकर आई। बाद में बेटे अनुज की भी शादी हो गई। देवकी जी ने हर कदम पर महेश जी का साथ दिया। महेश जी जब भी बाहर दुकान का सामान लेने जाते तब देवकी जी दुकान पर आकर बैठती। कभी कभी महेश जी दुकान का सामान लेने में पूरा दिन लग जाता। तब देवकी जी घर का खाना, अपने सास ससुर का सारा काम करके और अपने बच्चों का भी सारा दुकान का काम पर आती और पूरे दिन दुकान संभालती। फिर वापस रात को घर
जाकर खाना बनाती। इस तरह देवकी जी ने महेश जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया, मगर अब उम्र दराज होने के कारण वे बीमार रहने लगी थी। कभी कभी चक्कर आकर गिर भी जाती थी, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। महेश जी को थायराइड और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसलिए वह भी ज़्यादातर आराम ही करते थे। महेश जी ने अपनी दुकान किराए पर चढ़ा दी थी। दोनों बेटे पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे और अब महेश जी से भी ज़्यादा काम नहीं होता था। बैठे बैठे दुकान का किराया आ जाता था। दोनों बहुओं ने भी कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी, जिस वजह से उसी घर में बड़े मकान में रसोइयाँ अलग अलग कर दी और मकान में अलग अलग दीवारें उठवा दी। महेश जी ने बड़े अरमानों से जो बड़ा सा घर बनवाया था, अब वह टुकड़ों में बंट चुका था। यह देखकर महेश जी और देवकी जी के दिलों पर तो जैसे मानो छुरियां चल गईं। अब आगे के हिस्से में बड़ा बेटा बहू रहते थे, बीच में दीवार थी और दोनों घरों में प्रवेश के रास्ते भी अलग बनवा चुके थे। और फिर दोनों बहुओं ने महेश जी और देवकी जी को बिना पूछे उनका भी बंटवारा कर दिया। दोनों बेटे बहू ने यह फरमान सुना भी दिया कि मम्मी पापा जिसके साथ रहेंगे हर महीने उन्हीं को देंगे खर्चे, उनकी दुकान का किराया भी हर महीने उन्हीं को देंगे। एक महीना दोनों ने माता पिता को रखने की पारी बांध ली। महेश जी और देवकी जी जिस बेटे के पास रहते उन्हीं को दुकान का किराया देते, जैसे वो अपनी कीमत चुका रहे हो खाने की। महेश जी आज बहुत उदास हो चुके थे और बोले, हर महीने दुकान से जो किराया आता है वह देकर भी खाने को तरसा दिया इन बेटे बहू ने। देवकी जी बोली, जब तक जिस बेटे बहू के पास रहती हूँ हमारा उतने दिन ही भार उठा पाते हैं, वह हमें खाने को तरसा देंगे। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी, नफरत होने लगी। अब कहते हुए देवकी जी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी बहू हमें खाना खिलाने पड़े सोच कर भी मायके चली जाती है, तो कभी बीमार पड़ने का नाटक। छोटी बहू महीना खत्म होती ऐसे आज़ादी महसूस करती जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं हो। महेश जी बोले, देवकी तुम सही कह रही हो, हमारा होना या न होना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो फिर ऐसे बेटे बहू के साथ रहने से क्या बेहतर है। देवकी जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। महेश जी बोले, देवकी मैं तुम्हें समझाता हूँ। कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह ही दोनों बेटे बहू को फरमान सुना दिया कि अभी के अभी उनके कमरे में पहुँचे। बड़ा बेटा विमल आकर, पापा सुबह सुबह क्या काम आ पड़ा आपको, आप तो जानते हैं रीमा की तबीयत ठीक नहीं और मुझे ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है, तो बात जो भी है शाम को कर लेते हैं। महेश जी बोले, हाँ बेटा अच्छी तरह जानता हूँ तेरी पत्नी की तबीयत खराब है, हम लोगों को खाना खिलाना न पड़ जाए, इसलिए हर महीने तेरी पत्नी का कुछ ही अलग बहाना होता है। पिछली बार तो रसोई में भी ताला लगा कर चली गई थी ताकि हम उसकी रसोई को छू भी न सके, और कल रात को सब जगह घूम रही थी, आज सुबह होते ही हमें बुलाना न पड़े इसलिए बीमार हो गई। विमल पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहाँ ताकने लगा। छोटा बेटा अनुज बोला, पापा हम लोगों को क्यों बुलाया है, अब भाभी हर महीने नया नाटक रहता है, इसमें हमारा क्या कसूर है। महेश जी बोले, बेटा तुम्हारा नहीं कसूर, कसूर तो हमारा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों पर इतना पैसा खर्च किया ताकि एक दिन तुम हमारे बुढ़ापा का सहारा बन पाओ, मगर मैं भूल गया था कि बेटा तब तक ही अपना है जब तक कि उसकी शादी नहीं होती। तुम दोनों ने हमारे द्वारा बनाए गए मकान का हिस्सा तो मुझसे बिना पूछे मगर, लेकिन तीसरा हिस्सा कहाँ है। छोटा बेटा अनुज आश्चर्य से बोला, पापा तीसरा हिस्सा किसका करना है। महेश जी बोले, हमारा। महेश जी बोले, विमल आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए जहाँ खाना बनाने वाली रूपा हमारा खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी दुकान का किराया देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमारा भार नहीं उठा सकते, इससे अच्छा तो मेरे उस किराए से हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली भी मिल जाएगी, और यह मकान मेरा है, तो तुम लोग अगर यहाँ रहना चाहते हो तो अपने रहने का किराया देना पड़ेगा, और किराया भरने की औकात ना हो तुम लोगों की तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। आज ही मकान खाली कर दो, आज महीने की पहली तारीख है, तो तुम दोनों आज का ही किराया हमारे हाथ में दे दो, वरना खाली कर दो घर। महेश जी का यह फैसला सुनकर बेटे बहुओं के नीचे ज़मीन खिसक गई और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। महेश जी ने उनकी बाई रूपा को फ़ोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता बनाने का फरमान सुना दिया। छोटी बहू गीतिका उनके कमरे से बाहर अपने पति अनुज से बोली, यह सब बड़ी भाभी की वजह से हुआ, ना वे हर महीने नाटक करती और ना यह दिन देखना पड़ता। बड़ी बहू रीमा को जब यह सब खबर पता चली तो वह तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर सास ससुर के आकर बोली, पापा मम्मी जी थोड़े दिन बीमार क्या पड़ गए, आपने तो हमें घर से ही बेदखल कर दिया, इतना कठोर फैसला ले लिया। देवकी जी बोली, तुम दोनों बेटे बहुओं की रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं हम लोग, इसलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। दोनों बेटे बहू माता पिता को किराया देने में बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर मन मारकर दोनों ने महेश जी के हाथों में पैसे लाकर रखे
उतने में बाई रूपा भी आ चुकी थी और महेश जी और देवकी जी को चाय नाश्ता दे चुकी थी। दोनों बेटे बहुओं ने महेश जी और देवकी जी से माफ़ी मांगी, मगर महेश जी और देवकी जी ने दोनों को माफ़ नहीं किया और बोले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम जैसी औलाद भगवान किसी को न दे। बेटे वो इतना समूह लेकर रह गए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।